आप सभी को पालागन करता हूं। आज अपने आवर हेरिटेज के चतुर्वेदी हेरिटेज सीरीज की अगली कड़ी लेके आपके सामने प्रस्तुत हूं। इस कड़ी में हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे चतुर्वेदी परिवारों के विषय में या ऐसी विभूतियों के विषय में जो मथुरा छोड़ के और पलायन करके विविध कारणों से और राजस्थान को गए, और उन लोगों के विषय में भी बात करेंगे जो कि उत्तर प्रदेश में ही कायमगंज और नाटौली की तरफ गए। यहां इस चर्चा के पहले मैं एक इस बात को आपके सामने फिर से जिक्र करना चाहूंगा कि 20वीं सदी की शुरुआत में, जैसा मैंने पहले कहा है, चतुर्वेदी समाज में पुनर्जागरण के लक्षण दिख रहे थे। चतुर्वेदी समाज में जिसको कहिए आधुनिकीकरण, एक सोच का बड़ा दायरा और इसके साथ ही साथ विद्वान और बहुत प्रतिष्ठित लोग, बहुत प्रतिभाशाली लोग चतुर्वेदी समाज में अलग अलग स्थानों से एक किस्म से कहें नेतृत्व कर रहे थे या समाज को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे थे और यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, ख्याति सब अर्जित कर रहे थे अपने लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने निवास स्थानों के लिए और कुल मिला के कहें तो श्री माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण समाज के लिए। जैसा मैं आपसे पहले जिक्र कर चुका हूं कि आगरा में एक विद्यार्थी सभा का गठन हो चुका था। इस सभा के अधिवेशनों के विषय में भी मैं आपसे जिक्र कर चुका हूं। आपसे यह भी जिक्र हो चुका है कि इस सभा में, जिसको चतुर्वेदी एसोसिएशन या कॉन्फ्रेंस कुछ भी कह लीजिए, ये जो लोग थे, इनमें जो स्टूडेंट्स थे, मनोहर दास पांडे जी, मुन्ना लाल जी, फिरोजाबाद के जानकी प्रसाद पुरोहित जी, खरगजीत मिश्र जी, प्यारे लाल जी, घरवारी नरोत्तम दास जी और राय साहब पूरनमल जी, तो इन सबसे सीनियर इनको रास्ता दिखा रहे थे। इस एसोसिएशन का या सभा का या कॉन्फ्रेंस का जो अधिवेशन होते थे, इसमें समाज सुधार की कई चीजों का निर्णय लिए गए। जैसा मैंने जिक्र किया कि चतुर्वेदी बालक और बालिकाओं या यूं कहें कि नौजवानों की शादी के मिनिमम एज तय की गई। व्यर्थ के खर्चे शादी ब्याह या मृत कर्म में न किए जाएं, ये काम करने के लिए भी एक समिति का गठन किया गया। इसी कॉन्फ्रेंस का छठा अधिवेशन 30-31 दिसंबर 1899 को फिरोजाबाद के पुरोहित पूरनमल जी मास्टर बाबा की अध्यक्षता में मैनपुरी में हुआ और सातवां और अंतिम अधिवेशन 27 दिसंबर 19 में होलीपुरा में राजा जयकृष्ण दास की अध्यक्षता में हुआ। इधर स्टूडेंट्स और लोग आगे जो है नए विचारों से सराबोर होकर संगठन का काम कर रहे थे समाज में, उधर महिलाएं मातृशक्ति भी पीछे नहीं थी। पिछले एपिसोड्स में मैं जिक्र कर चुका हूं उन अधिवेशनों का, जब महिलाओं का दल बीच में से जाता है और इलाहाबाद अधिवेशन में और तालियां सब लोग उठ के बजा रहे हैं, कैसा अद्भुत दृश्य था वो। यहां जैसा मैंने कई लोगों से मुझको जानकारी मिली और प्रोफेसर हेरम चतुर्वेदी जी ने भी अपनी पुस्तक चतुर्वेदियों का इतिहास में इस बात का जिक्र किया है कि एक महिला ऐसी थी, आगरा के विशारद विश्वेश्वर दयाल जी की धर्म पत्नी दमयंती देवी जी, जिनके नाम का अगर विशेष उल्लेख ना करें तो जो चतुर्वेदी समाज का महिला आंदोलन है वो जिक्र अधूरा रह जाएगा।
ये विशारद जी के साथ समाज के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी। इसमें जब विशारद जी का देहांत हुआ तो ये दमयंती देवी जी गर्भवती थी, लेकिन इन्होंने जिम्मेदारी उठा के, यद्यपि इनके संतानें थीं, और इन्होंने विशारद जी का अंतिम संस्कार स्वयं किया। आप सोचिए, सन 1944 में चतुर्वेदी समाज, ब्राह्मण समाज की एक महिला अपने पति का अंतिम संस्कार कर रही है। ये वही भारत था, उसका परिवर्तन परिलक्षित हो रहा था जहां पर लगभग एक शताब्दी पहले लॉर्ड विलियम बेंटिंग के प्रयासों से सती प्रथा की रोक का कानून लागू हुआ था। आज 100 सालों में भारत एक शताब्दी में इतना आगे बढ़ गया था कि अगर आवश्यकता पड़ी तो पत्नी ने पति का अंतिम संस्कार किया। दमयंती देवी जी ने महात्मा गांधी जी के आश्रम में रह के भी काम करने की इच्छा जताई, किंतु गांधी जी ने इस बात के लिए उनसे कह दिया कि वो अपने परिवार को ही देखभाल करें और वहीं से इन कामों में शामिल होती रहे। उन्होंने अपने परिवार के व्यवसाय को संभाला, घर परिवार बच्चों का लालन पालन किया और सामाजिक, राजनीतिक, सार्वजनिक कार्यों में भी वैसे ही सक्रिय बनी रही। उनके कार्यों के संदर्भ लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, उनकी पत्नी प्रभावती देवी जी, सेठ अचल सिंह जी या पंडित शंभुनाथ चतुर्वेदी जी के वक्तव्य अपने आप में ठोस साक्ष्य हैं, जिससे हम उस अद्भुत महिला के अभूतपूर्व व्यक्तित्व व कृतित्व का आकलन सहज ही कर सकते हैं। उनके पति की मृत्यु ये प्रोफेसर हेरम चतुर्वेदी जी ने वर्ष 1944 दिया है और वो ब्रिटिश जेल में भी बंद हुई थी। इसके अलावा वो गांधी जी के आंदोलन से, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी रही। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो चतुर्वेदी समुदाय है, इसमें ऐसी अद्भुत महिलाएं, उस समय जब हिंदुस्तान में कस्तूरबा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी की बहनें, उनकी पत्नी, अन्य जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी, ये सब स्वतंत्रता आंदोलन में कूदी हुई थी। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि देश का इतिहास करवट ले रहा हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि चतुर्वेदी समुदाय का कोई ना कोई उसमें शामिल ना हो। यहां महिलाओं के आंदोलन में चतुर्वेदी समुदाय का आगे बढ़ चढ़ के रिप्रेजेंटेशन आगरा के विशारद जी की पत्नी दमयंती देवी जी कर रही थी। अब हम लोग इस आधुनिक काल से मैं आपको पीछे एक घटना की तरफ ले चलता हूं, जिसमें चर्चा मैं आपसे करूंगा राजस्थान की एक ऐसे व्यक्तित्व की जिनसे मुगल राजकुमार ने पैसे लिए, और बाद में जब वो मुगल राजकुमार हिंदुस्तान का बादशाह बन गया तो उसको ये याद रहा और उसने बुला के उन्हें सम्मानित किया। तो मैं वो किस्सा आपको बताता हूं। पहले इस किस्से की बैकग्राउंड आपको बता दूं कि जैसा मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों से अपील करता हूं कि यदि आपके पास समाज के विषय में कोई जानकारी हो, कोई चीज हो, तो आप उससे मुझे अवगत कराइए। तो अवगत कराने के क्रम में लोग मुझे जानकारी देते हैं और जो वो जानकारी देते हैं उसका सदुपयोग करके मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। तो राजस्थान में चतुर्वेदी समाज के एक बड़े प्रसिद्ध राजनीतिक सामाजिक हस्ती हुई स्वर्गीय ललित किशोर जी चतुर्वेदी जी, जो मंत्री भी रहे राजस्थान सरकार में। उनके छोटे पुत्र लोकेश जी से मेरा संपर्क हुआ। मैंने उनसे कहा तो उन्होंने मुझे जयपुर में रहने वाले
ललित किशोर जी चतुर्वेदी जी, जो कि 87 वर्ष की अवस्था के हैं और राजस्थान में प्रशासनिक सेवा से निवृत्त हुए हैं। और बाद में वो हमारे एक किस्म से फूफा जी भी रिश्ता निकला। वो हमारे बाबा के चाचा रोशन लाल जी के ग्रैंड डॉटर के हस्बैंड हैं। उन्होंने मुझको ये जानकारी दी है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी। ये जो बसंत विलास पुस्तक है, ये ओरिजिनली कविवर जगन्नाथ चतुर्वेदी जी द्वारा रचित बसंत विलास है, जो कि काव्यात्मक शैली में लिखी गई। वो बूंदी में रहते थे और जब पुरुषोत्तम शर्मा चतुर्वेदी बूंदी गए, वहां से उनको वो किताब मिली, उन्होंने दी कविवर जगन्नाथ जी ने। पुरुषोत्तम जी अजमेर के मेयो कॉलेज में संस्कृत के शिक्षक रहे और बाद में बनारस चले गए और बनारस में उन्होंने जो वहां के राजा उनके राजगुरु बने, रामनगर में रहे, काफी नाम और यश कमाया। उनसे ये पुस्तक और जानकारी ललित किशोर चतुर्वेदी जी को मिली। उन्होंने, ललित किशोर जी ने इसको हिंदी भाषा जो आजकल की हम लोगों की खड़ी बोली है, इसमें एक तरह से कहें तो अनुदित करके और इसको लिख के प्रकाशित कराया। ये जो मुगलों के बहरे चौबे बसंत राय किताब है, इसकी जो ओरिजिनल बसंत विलास है, ये 1922 अथवा 23 के दिसंबर के चतुर्वेदी पत्रिका के अंक में प्रकाशित भी हो चुकी है। बहरहाल ये किस्सा इस तरह से है कि 13वीं शताब्दी में एक मुस्लिम आक्रमणकारी अहमद शाह ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और हिंदुओं की बड़े पैमाने पर हत्याएं की। ये अहमद शाह अब्दाली नहीं है। और मैं जैसा पिछले एपिसोड्स में जिक्र कर चुका हूं कि जब मथुरा थोड़ा कमजोर हुआ और कन्नौज बढ़ा तो काफी लोगों ने पलायन किया है और मथुरा से माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों का पलायन भी कन्नौज की तरफ हुआ। अहमद शाह ने कन्नौज, मथुरा, इस सब जगह लूटपाट की। तो कुछ ऐसी परिस्थिति में चौबों के कुछ परिवारों ने चित्तौड़गढ़ के महाराणा के यहां शरण ली। ये वाकया लगभग सन 1238 या संवत 1295 के आसपास का है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जब जनवरी 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो चित्तौड़ से चौबे लोगों का फिर पलायन हुआ और वो आसपास के गांव में बसने को मजबूर हुए। तो वहीं एक चाकसू नाम का स्थान है। चाकसू में कुछ चौबे लोग बसे और संवत 1625 यानी 1568 के आसपास मालपुरा में बस गए। वहां पर वणिकों का या वैश्य समुदाय का बड़ा व्यापार का काम था और ये जो बसंत विलास के रचयिता कविवर जगन्नाथ चतुर्वेदी जी हैं, इनके पूर्वज भी उस मालपुरा से संबंधित थे। इन्हीं चौबों में एक जयचंद राय जी हुए जिनका गोत्र वशिष्ठ अल निनोलिया थी। इनके 3 पुत्र हुए, दशरथ राय, मलूह राय और कल्याण राय। तो जो दशरथ राय थे, इन्होंने खूब व्यापार किया और खूब नाम कमाया और वहां के महाराजा ने एक बार प्रसन्न होकर इनको 5 लाख रुपए या जो 5 लाख वहां की जो भी करेंसी थी वो राशि भेंट की। ये जो दशरथ राय थे ये युद्ध कला में भी प्रवीण थे। जब अकबर ने हमला किया है चित्तौड़ पर तो चित्तौड़ के महाराणा की तरफ से लड़ते हुए दशरथ राय जो हैं ये माथुर वंश की ख्याति बढ़ाते हुए और वीर गति को प्राप्त हो गए। इस किताब में ये चर्चा मिलती है कि उनके वीर गति को प्राप्त होने का समाचार उनके घर वालों को ऐसे मिला कि उनका घोड़ा दौड़ता हुआ
और उनके घर मालपुरा आया और वहां अपने दरवाजे पर खुर ऐसे करके चलाने लगा। तब उन लोगों को आभास हुआ और उनकी पत्नी और उनकी बहन ने मना किया, किंतु बहनोई की भी मृत्यु हो गई। तो श्रीफल लेके उनकी पत्नी दशरथ राय जी की और उनकी ननद दोनों लोग सती हुई। मालपुरा में तालाब के किनारे अभी भी उनकी छतरी बनी हुई है और कुछ समय पहले मरम्मत कराने का भी मैंने पढ़ा है किताब में। इन्हीं दशरथ राय जी के वंश में महापुरुष वसंत राय पैदा हुए हैं, जिनके विषय में ये किस्सा है। दशरथ राय जी के 3 पुत्र थे, तो उनमें से उनके एक दशरथ राय जी के जो दूसरे भाई मलूक राय थे, उनके वंशज जयपुर में चौबों के चौक में जाके बस गए। देखिए ये ट्रेस मिल रहा है लोगों को जो अपनी पुरानी फैमिलीज को देखना चाहें कि कहां से आए क्या, तो इसी तरीके से किताबों से लोगों से सुन के जिक्र मिलता है। आज मैं आपके सामने कर रहा हूं, बहुत से लोगों को इससे भी ट्रेस करने में लाभ मिलेगा। दशरथ राय जी के तीसरे पुत्र कल्याण राय के वंशज हिंडौन में बसे बताए गए हैं और दशरथ राय के पुत्र तुलसीदास के पुत्र का नाम वसंत राय रखा, जो कि इस कहानी में मुख्य पात्र हैं और जिनका जन्म संवत 1665 यानी सन 1608 में हुआ। ये लोग मालपुरा के पास तोड़ा नगर में जाके व्यापार करने लगे, तुलसीदास और दशरथ राय। वहां के राजा राय सिंह सिसोदिया थे। अब क्या होता है कि जहांगीर का शासन है और जहांगीर के पुत्र खुर्रम ने विद्रोह कर दिया था। विद्रोह करके उसने ईरान के शाह से मदद मांगी है और ईरान के शाह ने मदद की जगह जब समझाया तो ये चला गया। छोटे में संक्षेप में ये बात है कि वो दक्कन की तरफ चल दिए खुर्रम। तो उन्होंने टोड़ा नगर में डेरा डाला और टोड़ा नगर के महाराजा से ये कहा कि मुझको रातों रात 10 लाख की राशि चाहिए, नहीं तो सुबह कत्लेआम कर दूंगा। अब वहां तो हड़कंप मच गया। जैसे तैसे वहां के राजा, वहां के वैश्य समुदाय, व्यापारी समुदाय, उन्होंने पैसे इकट्ठे किए, किंतु वो जो रकम थी वो 3.5 लाख से ज्यादा इकट्ठी नहीं हुई। अब उन लोगों को बड़ा संकोच के जो वसंत राय हैं, इन्होंने पैसा तो बहुत कमाया लेकिन ये नए नए यहां आके रहे हैं, इनसे कैसे पैसे की कहें। किंतु वसंत राय जिनकी हुंडी भी चलती थी उस समय, उन्होंने जाके कहा कि नहीं, जब मैं यहां रहता हूं तो मैं यहां योगदान करूंगा। कौन है ये वसंत राय? जिनके बाबा दशरथ राय चित्तौड़ की तरफ से अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं। वो वसंत राय कह रहे हैं कि मैं इस राज्य को जहां रहता हूं बचाने के लिए मैं पैसे का इंतजाम करूंगा। रातों रात उन्होंने 7.5 लाख की राशि लाके दी। अब हुआ ये कि ये 10 लाख की राशि है, ये खुर्रम शहजादे के पास लेके कौन जाए, मालूम नहीं, शहजादे है, पकड़ के बैठा ले, क्या कर ले। तो वही वसंत राय फिर गए वहां खुर्रम के पास। वो जाते हैं, खुर्रम ने उनको बड़े आदर सत्कार से बैठाया और कहा कि भाई इसकी हम रसीद किसके नाम लिखते हैं। अपने मातहत को आदेश दिया कि इसकी रसीद लिख के इन्हें दे दी जाए। अब वो फिर दोबारा वहां बात हुई कि भाई रसीद कौन लेगा, ये पैसे तो वापस आने नहीं है। हालांकि खुर्रम ने कहा पैसे हम वापस करेंगे। तो उन लोगों ने कहा भाई ये वसंत राय इतने बहादुर हैं, यही रसीद ले लें, क्योंकि सबको डर लग रहा था। तो रसीद भी जो थी वो वसंत राय के नाम दे दी गई। खुर्रम चले गए। कुछ ही महीनों में जहांगीर जो भारत का सम्राट था, बादशाह था, उसकी मृत्यु हो गई और खुर्रम शाहजहां के नाम से तख्त पर बैठे। लगभग 6-7 वर्ष के शासन के बाद एक दिन खुर्रम को याद आया कि अरे ये तो बसंत, एक वहां में गया था टोड़ा में और ऐसा हुआ था। तो उन्होंने वहां खबर भिजवाई कि भाई वो जिन्होंने हमें पैसा दिया था उन्हें बादशाह बुला रहे हैं। अब फिर वहां वही समस्या हुई कि बादशाह के दरबार में कौन जाए, मालूम नहीं क्या हो जाए। तो यही वीर
बसंत राय जी ने हामी भरी और ये गए। उन लोगों ने कहा भाई वो पैसा दे तो तुम रख लेना और कुछ बात हो तो भी तुम जानो। ये गए, बादशाह के दरबार में ये हाजिर हुए। उन्होंने रुकने की कहा, कुछ महीने रुके और फिर अल्टीमेटली शाहजहां ने जब इनको बुलाया अपने दरबार में तो इनको बड़ा सत्कार करके और सबको बताया कि भाई जब मुझे जरूरत थी तो इन्होंने हमें लाके पैसा दिया था, तो आप बताइए कि इनको हम क्या सम्मान दें। तो वहां जो उनके दरबार में दरबारी राजा महाराजा थे, उन्होंने कहा हमारे यहाँ जो लोग ऐसे पैसे देते हैं वो बोहरे कहलाते हैं। तो शाहजहां ने बसंत राय को बोहरे की उपाधि दी। फिर उन्होंने कहा कि ये इससे डबल राशि ले लीजिए। तो जो राशि उन्होंने दी थी उससे दुगनी राशि बोहरे बसंत राय को दी गई बादशाह शाहजहां द्वारा। उन्होंने शाहजहां ने कहा आप और बताइए। तो इन्होंने कहा साहब कोई जमीन ऐसी आप दें जहां हम इस राशि का सदुपयोग कर सकें। तो उन्होंने कहा दिल्ली आसपास कहीं ले लो। उन्होंने सब दिल्ली लेके क्या करेंगे। तो वहीं एक राजस्थान के ही राजा बखाड़ा वाले बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहां जमीन ले लीजिए। तो वहां जाके जमीन ली है। यहां उन्होंने रामपुरा नाम से एक नगर की राज्य की स्थापना की, गढ़ी या किला बनवाया और उनके वंशजों ने आगे कुछ दिनों तक वहां पर राज्य किया। और बाद में ये इलाके आज भी बोहरों के गांव कहलाते हैं। बाद में अलीगढ़ में उस जगह का नाम राजस्थान में उस जगह का नाम अलीगढ़ पड़ गया। अब उसे अलीगढ़ के नाम से जानते हैं। तो ऐसे थे हमारे बसंत राय जी, बोहरे बसंत राय। ये उनका किस्सा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा लोकेश जी को और ललित किशोर चतुर्वेदी जी को, फूफा जी को, जिनकी वजह से यह जानकारी हमें प्राप्त हुई। एक और जानकारी मुझे कायमगंज के बारे में वहां रहने वाले कपिल जी से प्राप्त हुई। कायमगंज में भी लोग जो हैं वो यहां से मथुरा से ही जाते हैं। और कायमगंज में जो वहां माथुर चतुर्वेदी वंश वृक्ष के अनुसार जो पहला नाम वो लोग बताते हैं, वो पहला नाम चौबे कृपाराम का है, जो जाट राजा बदन सिंह के सेनापति थे। जब सन 1753 में जवाहर सिंह जाट के नेतृत्व में दिल्ली की चढ़ाई हुई है, उसको दिल्ली की लूट भी कुछ लोग कहते हैं, तो उसमें चौबे लोग उनके साथ थे और ये कृपाराम सेनापति थे। यहां भी एक मजेदार किस्सा क्या है कि 1757 के आसपास जब अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया है, लूट की है, जब वो लौटा है तो वहां मथुरा में वो गया तो वहां उसने आराम किया। ये कायमगंज के इतिहास के जो पन्ने भेजे हैं कपिल ने मुझको, उससे मैं उद्धृत कर रहा हूं आपके सामने कि अहमद शाह अब्दाली ने चौबों लोगों के बारे में बहुत तारीफ सुनी थी। तो उसने चौबे लोगों को, यंग लोगों को बुलाया, जिसको कहते हैं रंगीले जवानों को बुलाया और कहा कि भाई आप लोगों के विषय में आपकी तो बादशाह लोग भी इज्जत करते हैं, तो कुछ बताइए। होली का या त्योहार का मौका मैं सुन रहा हूं, कुछ हमें भी बताइए। तो मैं साहब ठीक है, चतुर्वेदी लोगों की या चौबे लोगों की 3-4 चीजें ही प्रसिद्ध हैं, जिसमें के रबड़ी है, मतलब खान पान है, गायन है, पहलवानी है। तो इन्होंने क्या किया, चौबे लोगों ने कि एक कुछ घड़े लिए, बहुत सजाए, उनमें गोबर भर दिया और ऊपर से रबड़ी लगा दी। अब जब वो अहमद शाह अब्दाली के पहुंचे, वो घड़े लेके, भांग पिए हुए थे, मालूम नहीं किस मूड में थे। मजाक का वहां यही तरीका था, उनको मालूम नहीं था कि ये इतना सीरियस टर्न हो जाएगा। अहमद शाह अब्दाली ने बड़ा प्रसन्न होकर कहा कि ये जो भेंट लाए हैं ये सब में बांट दी जाए। अब उनके मुसाहिबों ने जैसे ही वो रबड़ी बांटने को घड़े में हाथ डाले तो वहां गोबर की बदबू और गंदगी से वो सब एकदम से हल्ला मच गया। तो अहमद शाह अब्दाली बहुत नाराज हुआ। उसने उसी समय कत्ले आम का हुक्म दिया। न जाने कितने
24 नौजवान मारे गए। और उसके बाद जब उसने मथुरा में अहमद शाह अब्दाली ने कत्लेआम किया है तो 24 ने मोर्चा लिया, वहां नहीं घुस पाए तो उनकी सेना ने अन्य वैश्य लोगों, अन्य वर्गों में लूट की। 24 ने मोर्चा लिया, लेकिन इसके बाद कुछ 24 ने वहां से पलायन किया। तो कृपाराम जी जो हैं, कुछ 24 इटावा गए हैं, कुछ मैनपुरी गए हैं, कुछ भलावर क्षेत्र में गए हैं। तो कृपाराम जी मथुरा से मैनपुरी पहुंचे और मथुरा से मैनपुरी पहुंचने के बाद जो कायमगंज वालों का वंश वृक्ष है उसको यहीं से ये लोग बताते हैं। इन लोगों की करेल में गोपाल राय जी से रिश्तेदारी हुई। गोपाल राय जी कायमगंज के तिवारियों में रिश्तेदारी हुई। गोपाल राय जी की मृत्यु हुई तो इनका परिवार कायमगंज आ गया। एक कुंदन लाल जी थे, उनकी नंसार में कुछ सदस्य सिकंदरपुर खास चले गए। मतलब मैं ये बता रहा हूं कि ये आसपास कैसे चतुर्वेदी लोग इन जगहों पर पहुंचते चले गए हैं। वहां उस तिवारी परिवार के ज्ञात प्रथम पुरुष बुलाकी राम जी थे। आगे 1828 में गिरधारी लाल जी के पुत्र कन्हैया लाल जी, उनके पुत्र परमानंद जी जो फरौली में आए। 1828 के गिरधारी लाल जी के ये जो पुत्र परमानंद जी हैं, इन्होंने बहुत नाम कमाया। 1857 में परमानंद जी का जन्म है, 1914 में मृत्यु है और 1872 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, जो कि हिंदुस्तान में नया नया यूनिवर्सिटी का सिस्टम चला था, तो 1872 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से बीए में, ग्रेजुएशन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया और संभवतः चतुर्वेदी समुदाय के पहले आंग्ल शिक्षा के, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम के पहले ग्रेजुएट बीए थे। देखिए ये समय कैसा है। 1857 में फिरोजाबाद के मास्टर बाबा पुरोहित वंशी राय साहब पूरनमल जी हो रहे हैं, जिन्होंने रीवा और उदयपुर और इन जगहों पे जाके ऐसी ख्याति की और परिवार, समाज, स्थान सबका नाम बढ़ाया। उनकी पीली कोठी का मैं जिक्र कर चुका हूं, जो कि इंदौर में वो और उनके भतीजे दीवान बहादुर जानकी प्रसाद जी जब गए हैं और वहां के इंदौर के दीवान रियासत के कीवे साहब से उन्होंने एक कोठी का कहा तो कोठी का नक्शा कीवे साहब ने दिया, जिसमें फिरोजाबाद की पीली कोठी, जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं कि उसमें धूप घड़ी भी है, बड़ा आंगन है, बड़ा हॉल है। और जो मैं जिक्र करना, दो बातें भूल गया था, पिछली बार मिस हो गई थी, कि वहां पे एक रेन वाटर का गेज भी लगा है पीली कोठी में। और मास्टर बाबा पूरनमल जी ने ऐसा बनवाया कि जब वो जिस स्थान पे तीसरी मंजिल पे, दूसरी तीसरी मंजिल के बीच में कह लें या तीसरी मंजिल पे पूजा करते थे, तो उसमें सूर्य इस हिसाब से है, मतलब उसका एंगल जगह का आर्किटेक्चर, कि गर्मियों में वो जो सूर्य है वो सुबह सुबह जब आके आए तो उनके चेहरे पे वो धूप नहीं आए, इस एंगल से वो बना हुआ है। तो इस किस्म के लोग थे। बाद में दीवान बहादुर जानकी प्रसाद जी और इटावा के सर रघुनाथ दास जी, कई लोग हुए हैं। बहरहाल हम लोग बात कर रहे थे परमानंद जी की, जो चतुर्वेदी समुदाय के संभवतः पहले बीए थे। ये 1894 में जाके झालावाड़ के दीवान हुए। मास्टर साहब पूरनमल जी को जब महाराज वेंकट रमन सिंह ऑफ रीवा ने दीवान के पद की बात कही है तो इन्होंने मना कर दिया, ये उदयपुर चले गए हैं। 1894 में झालावाड़ के दीवान परमानंद जी हुए। 1913 में इन्हें दीवान बहादुर का पद मिला। ये अरबी, संस्कृत, लैटिन, फ्रेंच, हिंदी, अंग्रेजी, गणित के विद्वान थे। इन्हीं के परिवार के गुलजारी लाल जी ने 1855-1918 जिनका पीरियड है, अनेक पुस्तकें लिखी। बड़े उद्दंड लोग उस कायमगंज इलाके में रहते थे, प्यारे लाल जी ने उनसे लोहा लिया है। एक शिव कुमार जी हुए हैं जो कि परमानंद जी के भतीजे थे। 1887 का जन्म, 1938 की उनकी मृत्यु है। वो झालावाड़ में रेवेन्यू मजिस्ट्रेट, काउंसिल के सचिव, रेवेन्यू मिनिस्टर, बाद में करौली के दीवान भी रहे। ये जो परमानंद जी दीवान हुए, कन्हैया लाल जी के पुत्र, इनका पढ़ने लिखने इन सब में बड़ा शौक था, तो इन्होंने और महाराज राजा झालावाड़ ने 2 लाइब्रेरी बनवाई, एक कायमगंज में
जैसा मैंने जिक्र किया कि चतुर्वेदियों के यहाँ लाइब्रेरी का बड़ा रिवाज रहा है, तो एक कायमगंज में और एक झालावाड़ में दोनों एक सी लाइब्रेरी बताई जाती है। कायमगंज की जो लाइब्रेरी है ये परमानंद जी ने अपने पिताजी कन्हैया लाल जी के नाम पर इसका नाम रखा। इसमें उन्होंने दुनिया भर की किताबें मंगाई हैं, खूब पैसे खर्च करके। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से अनेकों जनरल मंगाए और यहां तक के रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के कोश की एक कॉपी भी मंगाई अपने पुस्तकालय के लिए। जो झालावाड़ के महाराजा राणा बहादुर थे, उन्होंने अपने निजी पुस्तकालय का नाम परमानंद लाइब्रेरी रखा। ये जो कायमगंज में लाइब्रेरी बनी है, इसमें जो आर्किटेक्चर है, आगे से गोलाकार एक बरांडा है, उसमें आर्च है, उसमें खंबे हैं और रोड जो जाती है बीच में थोड़ी हरियाली के बीच से घूमती हुई रोड है। अब तो वहां निवास स्थान है उनके परिवारीजनों का, लेकिन वो लाइब्रेरी जो है वरांडा जैसा है, फिर अंदर चल के लाइब्रेरी है और दूर से आप देखिए तो उसमें थोड़ी आगे एक छत, उसके ऊपर दूसरी छत पीछे की तरफ दिखती है। जो कायमगंज में रिहायशी मकान है, उस 2 मंजिल या 3 मंजिल के मकान में बाहर से एक लंबी सी दीवार है, उसके आगे जाके सामने दरवाजा है जिसमें आधुनिक समय में परिवर्तन भी है, लेकिन उसकी चमकती हुई ईंटें जो हैं आज भी बताती हैं कि क्या आर्किटेक्चर और क्या इमारत है। ये शिव कुमार जी, मैंने आपको बताया कि ये भी परमानंद जी के भतीजे, बाद में करौली के दीवान बने। एक परमानंद जी के प्रशासनिक दक्षता का एक जिक्र ये भी है कि जब संवत 1956 में अकाल पड़ा है तो परमानंद जी ने ये मैनेज किया कि बाहर से अनाज मंगाया जिससे झालावाड़ रियासत में जनता को कष्ट नहीं हुआ। तो इस किस्म के हमारे यहाँ जिस तरफ आप चले जाइए, चतुर्वेदियों के जिस क्षेत्र में चले जाइए, हमारे यहाँ इस किस्म की एक से एक हस्तियां हुई हैं। मैं आपके सामने एक जगह का जिक्र और करूंगा, नाटौली का, भरावर क्षेत्र में। इसकी जानकारी मुझे फिरोजाबाद और आगरा में प्रैक्टिस कर रहे ईएनटी के सर्जन डॉक्टर मनोज चतुर्वेदी जी के पिता, और वो भी हमारे फिरोजाबाद के रिश्ते से फूफा जी हुए, श्री छैल बिहारी लाल चतुर्वेदी जी से मिली है। उस जानकारी के हिसाब से क्या है कि मथुरा से चौबों के कुछ परिवार पारना तहसील बहा जिला आगरा में बस गए। अब इसमें 2 लोग थे, बिहारी लाल पारना से सपरिवार चंदरपुर बस गए और नाथूराम सपरिवार नाटौली बस गए। किंतु बाद में नाटौली के काछियों और अन्य जातियों ने, ब्राह्मणों आदि ने, वो जमाना दूसरा था, इनको परेशान किया। तो इन्होंने चंदपुर जाके बिहारी लाल जी से कहा। बिहारी लाल जी थोड़े एग्रेसिव इंसान थे, तो बिहारी लाल जी अपनी फैमिली के संग नाटौली आ गए और नाथूराम जी सपरिवार चंदरपुर चले गए। इनके परिवार में आगे लोग चले जिनमें बिहारी लाल जी के वंशज हैं गिरधारी लाल जी, और नाथूराम जी के परिवार में धनपत राय जी, उमादत्त शास्त्री जी, परमेश्वरी दयाल जी, तनसुख राम जी ग्वालियर और कुछ परिवारीजन आगरा में रहने लगे। नाटौली के ही एक बड़ा पुराना किस्सा है, गिरधारी लाल जी के पूर्वज थे चंचल बाबा, उनकी चंदरपुर के एक उद्दंड कुमार से झगड़ा हुआ तो कुछ कहा सुनी ऐसी हो गई कि उस कुमार को मार दिया और खुद जाके थाने में हाजिर हो गए। घर वालों को कोई पता नहीं। वहां उनको उम्र कैद हुई। उम्र कैद होने के बाद, छूटने के बाद वो फौज में भर्ती हो गए और वहां पर युद्ध में शहीद हो गए। जब उनकी लाठी और कपड़े घर आए तो मालूम पड़ा कि ये चंचल बाबा जो हैं, ये ऐसे ऐसे कैद से जाके और शहीद हो गए थे युद्ध में जाके। मतलब जैसा मैंने कहा, आत्मसम्मान के लिए यहां तक भी जाना पड़ा, लेकिन फिर उन्होंने कानून के आगे सरेंडर किया और फिर अपने देश या अपने राज्य की सेवा के लिए शहीद भी हो गए। इसी नाटौली के कन्हैया लाल जी ने कलकत्ता जाके खूब पैसा कमाया
उनके पुत्र अनंतराम जी, जिनके पुत्र हरीश जी, अविनाश जी, पुत्री प्रेमलता जी और दूसरे पुत्र छैल बिहारी लाल जी, जिनका मैंने जिक्र किया, जिनके पुत्र डॉक्टर मनोज और मुकुल हैं, जो छैल बिहारी लाल जी मध्य प्रदेश पुलिस में थे। मेरा मतलब यह है कि देखिए, मथुरा से नाटौली भी जा रहे हैं लोग, वहां चंचल बाबा का किस्सा है, कायमगंज भी जा रहे हैं, उधर मथुरा से कन्नौज होते हुए राजस्थान भी जा रहे हैं। ये जो माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों का समुदाय है, ये शुरू से उन्हीं सिद्धांतों पे चला। जरूरत है तो ब्रह्मक्षत्रीय है, जरूरत है तो समयानुकूल व्यापार भी कर लेंगे, अध्ययन अध्यापन भी कर लेंगे, और ये चल रहा है सब साथ साथ। अध्ययन अध्यापन की बात आप करें तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में और 20वीं सदी में और आज तक इस परंपरा का पालन करने वाले लोग एक से एक लोग आपको मिल रहे हैं। अगर ब्रह्मक्षत्रीय की बात करें तो मैंने दशरथ राय जी का किस्सा बताया कि अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, और लोगों के किस्से मैं आपको बता चुका हूं। आगे के एपिसोड्स में इस महान विश्व के महान समुदाय, जो मुट्ठी भर लोग हैं लेकिन अपनी परंपरा को निभा रहे हैं, समयानुकूल परिवर्तन करते हैं, प्रोग्रेसिव हैं, और एक ऐसा सामंजस्य है प्रगति और परंपरा का जो इसी समुदाय में बहुत अद्भुत रूप से सामंजस्य पाया जाता है। इनके और जो जानकारी है मेरे पास वो आपको और भी आगे बताऊंगा, किंतु आपसे फिर अनुरोध करूंगा कि जो आप पर जानकारी है वो आप मुझे भेजेंगे तो ये पूरे समुदाय में मैं इस माध्यम से शेयर करने का प्रयास करूंगा। एक बात आपसे और कहूंगा कि जब मेरी लोगों से व्यक्तिगत बात होती है तो मालूम पड़ता है कि काफी लोग इन एपिसोड्स को, इस सीरीज को देख रहे हैं, लेकिन जब YouTube पे जाते हैं तो उसमें व्यूअरशिप और लाइक जो है वो शुरू में 500-600 लोगों के थे, अब 200 लोगों तक मैं देख रहा हूं जा रहे हैं, जबकि लोगों से बात होती है तो व्यूअरशिप इससे ज्यादा है। तो कई लोग मुझसे कहते हैं कि चतुर्वेदी सीरीज बना रहे हो, इसको ज्यादा लोग तो देख नहीं रहे। तो अगर आप लोग सचमुच देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए, जिससे ये मालूम पड़े कि जेन्युइनली इतने लोग इसको देख रहे हैं। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो जानकारी मुझे भेजिए। अगले एपिसोड्स में कुछ और बातों के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझको आज्ञा दीजिए। ये लॉकडाउन का और कोरोना का काल चल रहा है, इसमें सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, क्योंकि अपने को सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। नियमों का पालन करिए। आप सब लोगों से उम्मीद करता हूं कि अगले एपिसोड में कुछ और नई चीजों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझको आज्ञा दीजिए। आप सभी को मेरा पालागन।